वेल स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर मेरी कक्षा में स्वागत है। और आज की इस कक्षा में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे और हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर, जो राजस्थान सरकार ने 2021 की परीक्षा के लिए डाला हुआ है। और प्रत्येक बच्चे को इस पेपर को हल करना अनिवार्य है। और इसके ऊपर मेरे अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं, ये थर्ड वाला वीडियो है। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और वहाँ पर पिछले वाले वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट प्राप्त होती रहे। और सब्सक्राइब तो कर ही लें, आप मेरे लिए ही कर लें भाई। तो शुरू करते हैं हम आज इसका सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 एक पैसेज है, और पैसेज पढ़ने के बाद में हम इसमें नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखेंगे। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको एक टेक्निक बताई थी कि भाई जो प्रश्न होते हैं उनको हम पैसेज में से ही छांट करके लिखते हैं। तो हम कैसे छांटेंगे उनको? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न में जिस तरह के शब्दों का समूह है, इस तरह का कोई सेंटेंस हम पैसेज में से ढूंढेंगे। हम ये देखेंगे कि उन दोनों का अर्थ यदि एक जैसा है तो वो निश्चित रूप से आपका आंसर होना चाहिए। तो इसी टेक्निक के आधार पर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी पैसेज को आराम से हल कर सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो लेट्स बिगिन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक पैसेज है। वन मॉर्निंग द जाइंट लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सुबह जाइंट ने, यानी उस राक्षस ने, दैत्य ने, दानव ने अपनी खिड़की से बाहर देखा जब वो ड्रेसिंग कर रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। अब उसे सर्दी से घृणा नहीं थी, हेट नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट इट वाज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप। क्योंकि वो जान गया कि ये मात्र जो है बसंत ऋतु है जो सोई हुई है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और ये कि फूल भी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर। अचानक उसने अपनी आँखों को आश्चर्य के साथ रब किया, मसला। एंड लुक्ड, और बाहर देखता देखता रहा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट। ये वास्तव में एक मार्वेलस साइट थी, एक बहुत ही खुशनुमा दृश्य था, बहुत अच्छा दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। गार्डन के दूरस्थ कॉर्नर पर, यानी उस बगीचे के सबसे दूर वाले हिस्से में, कॉर्नर में, वाज ए ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो लवली यानी सुंदर वाइट ब्लॉसम से ढका हुआ था। यानी उस पेड़ पर सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे, यानी लदा हुआ था वो सफ़ेद रंग के सुंदर फूलों से। इसके अलावा इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। यानी इस पेड़, ये जो पेड़ था, इसकी जो शाखाएं थी वो गोल्डन थी, यानी सोने की थी, सोने जैसी लग रही थी। और ऐसा लगता था जैसे इसकी डालों से जो है सिल्वर यानी चांदी के फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और इस पेड़ के नीचे वहाँ वो लड़का खड़ा हुआ था, छोटा सा लड़का, जिसको ये बहुत ज़्यादा लव करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। और नीचे सीढ़ियाँ तेज़ी के साथ भागता हुआ वो उतरा, वो जाइंट बड़े ही जॉय के साथ, बड़े ही हर्ष के साथ। एंड आउट इन टू द गार्डन, और तेज़ी के साथ बगीचे के अंदर पहुंच गया। ही हासनड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। वो तेज़ी के साथ घास को पार करता हुआ आगे गया और उस बच्चे के पास पहुंच गया।
एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, और जब वो उस लड़के के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा तो हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, तब उस दानव का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। एंड ही सेड, और तब उसने कहा, हु हाथ डेयर्ड टू बाउंड दी, कि अरे तुमको किसने बाउंड करने का साहस किया, यानी तुमको घायल करने का साहस किसने किया। फॉर, क्योंकि ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, क्योंकि बच्चे की दोनों हथेलियों के ऊपर टू नेल्स यानी दो कीलों के प्रिंट्स थे, यानी निशान थे। और इसी तरह उस बच्चे के पैरों, छोटे जो पैर थे उनके ऊपर भी दो कीलों के निशान जो है उसने देखे। हु हार डेयर टू बाउंड दी, क्राइड द जाइंट, वो जाइंट चिल्लाया कि किसने तुमको घायल करने का साहस किया। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, जिससे कि मैं मेरी बड़ी वाली तलवार ला सकूँ, एंड स्ले हिम, और उस व्यक्ति को स्ले कर सकूँ, यानी इस तलवार से काट सकूँ। नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा मत करो, ये तो वुंड्स ऑफ लव है, यानी प्यार के घाव हैं। हु आर यू, सेड द जाइंट, तब उस जाइंट ने कहा कि भाई आप कौन हो। एंड ए स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, तब उस राक्षस ने, जिसके ऊपर एक अजीब तरह का भय फैल गया था, और तब वो उस लिटिल चाइल्ड के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नेल्ट हो गया, नेल्ट का मतलब घुटनों के बल बैठना। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, तब वो बच्चा उस जाइंट के ऊपर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उस जाइंट से कहा कि यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे तुम्हारे बगीचे में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और अब तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलोगे, विच इज़ पैराडाइज, जो कि एक पैराडाइज है, स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस आफ्टरनून को बच्चे खेलने के लिए जब उस गार्डन के अंदर आए, तो दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तब उन बच्चों ने उस दैत्य को उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा हुआ पाया। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और वो पूरी तरह से वाइट ब्लॉसम से ढका हुआ था, सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा पैसेज, और हमने इसको पढ़ा, और अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द जाइंट सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, जाइंट ने एक बहुत ही मोस्ट वंडरफुल साइट देखी, तो उसने क्या देखा। ये इस पैसेज में यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये आप देखिए, ये यहाँ से, इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज ए क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, यानी उसने इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, ये दृश्य उसने देखा कि उस बगीचे के दूरस्थ एक कॉर्नर में एक पेड़ था जो पूरी तरह से सुंदर सुंदर सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य उसने देखा। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, यानी उस पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ था। अंडरनीथ यानी नीचे, तो ये रहा इसका आंसर। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, यानी उस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ था जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वाई डिड द जाइंट्स फेस ग्रो रेड विद एंगर, यानी उस जाइंट का चेहरा लाल क्यों हो गया गुस्से के कारण। तो ये 14 वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका ये रहा, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, क्योंकि उस बच्चे की हथेलियों पर दो
कीलों के निशान थे, एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और बच्चे के छोटे पाँव के ऊपर भी 2 कीलों के निशान थे। तो यही कारण था, उसके कारण जो है जाइंट का जो चेहरा था वो गुस्से के कारण लाल हो गया। ये 15 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जाइंट। उस छोटे से बच्चे ने जाइंट से क्या कहा था? तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ कि ये देखिए आप, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, यानी एक बार तुमने मुझको तुम्हारे बगीचे में खेलने दिया, और टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलोगे, विच इज़ पैराडाइज, जो कि एक पैराडाइज है, जो कि एक स्वर्ग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 भी अपने आप में एक पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी नीचे दिए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़ो और उसके नीचे जो प्रश्न है उनके जवाब दो। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी की चीख पुकार है। नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक सैड कॉलरिज, कॉलरिज ने कहा कि पीने को पानी की एक बूंद भी नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है पानी के लिए। इन द प्रेजेंट सिनारियो, और आज के परिदृश्य में, सिनारियो में, हिज वर्ड साउंड प्रोफेटिकली ट्रू, ये जो शब्द कॉलरिज ने कभी कहे थे वो एक भविष्यवाणी के रूप में बिल्कुल सत्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि फॉर आवर ब्लू प्लैनेट, क्योंकि हमारे इस ब्लू प्लैनेट पर, यानी इस हमारे नीले ग्रह पर, यानी हमारी पृथ्वी पर 70% ऑफ विच इज़ वाटर, यानी हमारी जो पृथ्वी का 70% जो हिस्सा है जो कि पानी के रूप में है, इज़ रीलिंग फ्रॉम, और रीलिंग हो रहा है एक्यूट फ्रेश वाटर स्केर्सिटी, यानी पर्याप्त मात्रा में जो पीने का जो ताज़ा पानी है उसकी जो है कमी यहाँ पर पैदा हो रही है हमारी पृथ्वी पर। जबकि 70% यहाँ पानी है, लेकिन जो पीने का पानी है वो कम हो रहा है, स्पेशली इन द डेवलपिंग एंड डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स, और विशेष रूप से डेवलपिंग और डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सों के अंदर, यानी विकासशील और घनी जनसंख्या वाले जो हिस्से हैं हमारी पृथ्वी पर, वहाँ पर पानी की एक्यूट जो फ्रेश वाटर है वो कम हो रहा है। इट इज़ ईजियर टू ब्लेम द प्रॉब्लम, ये बड़ा आसान है टू ब्लेम करना, यानी दोष लगाना, कि द प्रॉब्लम ऑन द चेंजिंग क्लाइमेट, कि भाई ऐसा जो है चेंजिंग क्लाइमेट के कारण हो रहा है, यानी चेंजिंग क्लाइमेट की जो समस्या है उसके कारण ऐसा हो रहा है, यानी जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसकी समस्या के कारण ऐसा हो रहा है। ये कहना बड़ा आसान है ये दोष लगाने के लिए, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन बट लेट्स एडमिट इट, लेकिन हमको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि द रियल कल्प्रिट्स आर वी, कि वास्तविक अपराधी हम ही लोग हैं, द पीपुल, यानी हम ही लोग वास्तविक अपराधी हैं पानी की कमी होने के पीछे। क्यों? फॉर वी वेस्ट वाटर विद इम्पिनिटी, यानी हम बड़ी बेदर्दी के साथ जो है पानी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। बी इट इंडस्ट्री, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, यानी चाहे उद्योग धंधों की बात हो, वहाँ भी हम बड़ी बेदर्दी के साथ पानी को बहाते हैं। एग्रीकल्चर, चाहे खेती की बात हो, वॉशिंग क्लॉथेज, चाहे कपड़े धोने की बात हो, क्लीनिंग डिशेज, चाहे बर्तन धोने की बात, बाथिंग, फ्लशिंग, शेविंग एंड इवन ड्रिंकिंग, चाहे बाथिंग यानी नहाने की बात हो, चाहे फ्लशिंग की बात हो, चाहे दाढ़ी बनाने की बात हो, शेविंग की बात हो, यहाँ तक कि चाहे पीने की बात हो, हम जरा सा भी डरते नहीं हैं पानी को बर्बाद करने से। डू वी एवर रियलाइज, क्या कभी हमने ये महसूस किया है, पहचाना है कि हाउ मच वाटर गेट्स वेस्टेड, कि कितनी मात्रा में पानी किया जाता है बर्बाद, ड्यू टू आवर एपाथी, हमारी उदासीनता के कारण, एंड केयरलेसनेस, और हमारी लापरवाही के कारण, यानी हमारी लापरवाही और उदासीनता के कारण हम बहुत सारा पानी बर्बाद कर देते हैं। सो फार वी हैव टेकन वाटर एज ग्रांटेड, अब तक हमने पानी को ग्रांटेड के रूप में लिया, यानी ये भगवान की देन के रूप में हमने पानी को लिया था कि पानी तो भगवान ने दिया है, ये कभी बीतेगा थोड़ी। बट वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू डू सो, लेकिन ऐसा हम आगे लंबे समय तक नहीं कर सकते। रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, क्योंकि जो हमारी नदियां हैं वो
सिकुड़ गई है, ट्रिकल्स बन गई है, मतलब छोटी छोटी रेखाओं में बदल गई है। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर श्रिंकिंग, और हमारी जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं, हमारी जो झीलें हैं और जो तालाब हैं, वो श्रिंकिंग हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो गए हैं। एंड वेल्स आर ड्राइंग अप, और हमारे जो कुएँ हैं पानी के, वो भी सूख रहे हैं। वाइल द गवर्नमेंट कैन डू लिटिल, जबकि हमारी जो सरकार है कैन डू, कर सकती है, लिटिल, थोड़ा, अबाउट द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, बारे में प्राकृतिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी पानी का जो प्राकृतिक वितरण है उसके बारे में हमारी जो सरकार है वो कुछ थोड़ा कर सकती है। जैसे इट इज़ डूइंग ऑल, और ऐसा वो कर रही है। इट कैन टू ऑगमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी हमारी सरकार जो कर रही है वो कर सकती है, वो ये कर रही है कि हमारा जो पानी है, यानी सरकार जो कर सकती है वो ये है कि हमारी जो अवेलेबिलिटी है पोर्टेबल वाटर की, यानी हमारी जो पीने के पानी की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी हमारी सरकार जो है अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है, जागरूकता पैदा कर रही है। अबाउट इट्स जुडिशियस यूज़, पानी के जो है जुडिशियस यूज़ के बारे में, यानी न्यायोचित उपयोग के बारे में। थ्रू ऑडियो विजुअल कैंपेन्स इन द मीडिया, मीडिया के अंदर ऑडियो विजुअल कैंपेन चला करके, यानी दृश्य श्रव्य अभियान चला करके पानी के उचित उपयोग के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही है। रियल वाटर कंजर्वेशन कैन नॉट टेक प्लेस, और वास्तविक रूप से जो पानी का कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, कैन नॉट टेक प्लेस, वो टेक प्लेस नहीं हो सकता, यानी हम पानी का वास्तविक संरक्षण नहीं कर सकते अनलेस पीपुल लाइक आई एंड यू आल्सो डू देयर बिट नॉट टू वेस्ट वाटर, जब तक कि मैं और तुम जैसे जो लोग हैं, जब तक कि हम सब लोग पानी के थोड़े से भी जो वेस्ट हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचें। कहने का मतलब, जब तक हम और तुम पानी के वेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम वास्तव में पानी का संरक्षण नहीं कर सकते। सिंस वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन, अब चूँकि ये पानी जो है ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारे जीवन की रेखा है। वाटर कंजर्वेशन ought टू बिगिन अदर, तो वाटर कंजर्वेशन ought टू बिगिन विद अस, तो ये पानी का जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण है, ये इसकी शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए, यानी हम ही इसकी शुरुआत करेंगे तभी पानी का संरक्षण हो पाएगा। इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड कॉलरिज से अबाउट वाटर, कॉलरिज ने पानी के बारे में क्या कहा। तो कॉलरिज ने पानी के बारे में क्या कहा, तो ये देखिए आप, कॉलरिज शब्द यहाँ पर आ रहा था, ये रहा आपका कॉलरिज। तो ये सेंटेंस इसका आंसर होना चाहिए कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक सेड कॉलरिज, यानी कॉलरिज ने कहा कि हर जगह तबाही मची हुई है, त्राही त्राही मची हुई है, लोग पानी पानी चिल्ला रहे हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो ये कॉलरिज ने कहा था। अब देखिए आप सेकंड वन 17, व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस यानी जल संकट, रियल कल्प्रिट्स यानी वास्तविक अपराधी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोगों को पानी के जो ये जल संकट हुआ है इसका वास्तविक अपराधी बनाती है। तो बिल्कुल हमको वास्तविक अपराधी बनाता है कि हम जल संकट के पीछे हम ही हैं, क्योंकि हम पानी को बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका आंसर ये रहा, फॉर वी वेस्ट वाटर विद इम्प्यूनिटी, हम पानी को बड़ी बेदर्दी के साथ, इम्प्यूनिटी के साथ जो है वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चाहे ये बीट इंडस्ट्री, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, वॉशिंग क्लॉथेज हो, क्लीनिंग डिशेज, बाथिंग, फ्लशिंग, शेविंग एंड इवन ड्रिंकिंग, यानी किसी भी क्षेत्र की बात हो, हम पानी के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते और बड़ी बेदर्दी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, वेस्टेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th,
वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर, यानी हम पानी को ज़्यादा समय तक भगवान की देन के रूप में, नहीं अपने आप ही पैदा हुआ है जैसे पानी, इस रूप में लंबे समय तक क्यों नहीं ले सकते? तो बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, यानी पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ये इसका आंसर हो सकता है कि रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, ये रहा इसका उत्तर। रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, क्योंकि जो नदियां हैं वो टर्निंग इनटू ट्रिकल्स हो रही है, यानी छोटी छोटी जल धाराओं में, ट्रिकल्स में यानी लाइनों में चेंज हो गई है। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर सिंकिंग, लेक्स और जो पॉन्ड्स हैं, जो झीलें और तालाब हैं, वो सिंक हो रहे हैं, यानी सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। एंड वेल्स आर ड्राइंग अप, और जो कुएँ हैं वो भी सूख रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, 19, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, यानी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये देखिए इसका आंसर। इट इज़ डूइंग ऑल इट कैन टू augment availability of potable water and to spread awareness about its judicious use through audio visual campaigns in the media। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस पैसेज को सॉल्व कर लिया है और हम आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी वन ऑफ द पैसेज क्वेश्चन दैट फॉलो। आप पैसेज को पढ़िए और हर प्रश्न का आपको जवाब देना है जो इसमें दिए गए हैं नीचे। तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, और इन सारी चीज़ों में जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे भी शामिल हैं। ऑवे सर्टेन लॉज, ये सब एक विशेष प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, सर्टेन लॉज को ऑबे करते हैं। विदाउट रीस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, और बिना इन नियमों के प्रभाव को नियंत्रित किए हुए संयम के साथ, द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर ए सिंगल मोमेंट, ये सारी दुनिया एक क्षण के लिए भी आगे नहीं बढ़ेगी। यानी ये सूर्य, चाँद और सितारे यदि अपने नियमों का संयमित रूप से पालन नहीं करेंगे तो ये दुनिया आगे एक क्षण के लिए भी नहीं बढ़ेगी। यू हुज मिशन इन लाइफ इज़ सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, आप जिसका ये मिशन है, अभियान है जीवन के अंदर, कि भाई तुम्हारे जो फेलो मैन है उनकी सर्विस करोगे, यानी अपने साथी लोगों की सर्विस करना जो तुम्हारा अभियान है। विल नॉट गो पीसेज, ये भी ख़त्म नहीं होगा। इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि तुम अपने कंधों के ऊपर जो है जिम्मेदारी नहीं लेते हो किसी तरह के जो है अनुशासन की। एंड प्रेयर इज़ ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और प्रेयर अपने आप में एक नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज़ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, यानी ये डिसिप्लिन और रिस्ट्रेंट्स ही हैं, यानी अनुशासन और संयम ही है, दैट सेपरेट अस, जो अलग करता है हमको, फ्रॉम द ब्रूट, जानवरों से, यानी मानव को जानवरों से जो चीज़ अलग करती है, यानी मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं है यदि अनुशासन और संयम नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। पहला वाला देखिए, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज़ टू फॉलो सर्टेन लॉज, क्या होगा यदि इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ें हैं वो विशेष तरह के नियमों को, यानी जो सर्टेन लॉज हैं, जो विशेष नियम हैं, उनको रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे उनका पालन करने के लिए, तो क्या होगा? जैसा कि अभी पैसेज में हमने पढ़ा कि ये दुनिया एक दिन भी नहीं चलेगी। तो
यही इसका आंसर है। यानी हम यहाँ से इसको इस तरह कह सकते हैं कि द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, यानी ये पूरी दुनिया एक क्षण के लिए भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये रहा आपका आंसर पहला। और अब देखेंगे हम सेकंड वन, इसका दूसरा क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, व्हाट इज़ प्रेयर टू मैन, आदमी के लिए प्रेयर क्या है, प्रार्थना क्या है। तो आदमी के लिए प्रार्थना क्या है, ये रहा आपका आंसर। ये प्रेयर है। प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी आदमी के लिए जो प्रार्थना है वो एक नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट, यानी हमको ब्रूट से कौन सी चीज़ अलग करती है, यानी जानवरों से मानव को कौन सी चीज़ अलग करती है, जो हमने अभी देखा पैसेज के अंदर। कौन सी चीज़ अलग करती है, इट इज़ डिसिप्लाइंड एंड रिस्ट्रेंट्स, यानी ये दो चीज़ें हैं जो हमको जो है अलग करती है जानवरों से। यानी हम जानवर और मानव में सिर्फ यही अंतर है कि इट इज़ डिसिप्लाइंड एंड रिस्ट्रेंट्स, यानी अनुशासन और रिस्ट्रेंट्स यानी संयम, दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, जो हमको ब्रूट से अलग करती है, जानवर से अलग करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अथवा और, अब इसी पैसेज का एक अथवा में दूसरा पैसेज आया है आपके लिए, यानी चाहे तो आप ऊपर वाला पैसेज करें या ये नीचे वाला, दोनों ही नहीं करने, एक करना है कोई सा भी। चलो इसको भी हम पढ़ते हैं। वैन जम्बाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, यानी जम्बाजी जब 25 ईयर्स ओल्ड थे, यानी 25 साल के थे, तो ए ग्रेट डिसास्टर ओवरटुक द होल रीजन, तो पूरे होल रीजन में यानी पूरे क्षेत्र में एक भयानक आपदा आई, एक डिसास्टर आया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली, और थोड़ी बहुत मात्रा में जो बरसात नियमित रूप से आया करती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो थोड़ी बहुत जो बरसात थी वो भी एकदम से बंद हो गई, यानी बरसात आना बिल्कुल बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटिल, और बरसात नहीं आने के कारण जो सबसे ज़्यादा सफरर्स थे, यानी जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने दुख भोगा या कष्ट उठाया, वो थे कैटिल यानी मवेशी, यानी बरसात नहीं आने का खमियाजा सबसे ज़्यादा पशुओं को उठाना पड़ा। और क्या हुआ, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, और इस अकाल के पहले साल, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा, इन्होंने बाजरे की जो है कड़फ खा कर के गुजारा किया। स्टोर्ड इन द हाउसेज, जो लोगों के घरों में रखा हुआ था। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, पहले साल तो बाजरे की पूड़ी यानी जो है कड़प खा कर के पशुओं ने अपना गुजारा किया। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, और जो दूसरी साल थी वो और भी बुरी थी, वेरी बैड थी। देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, यानी कहीं भी एक घास का पत्ता जो है खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता था। कहने का मतलब कहीं भी घास दिखाई नहीं देती थी, एक पत्ती भी घास की दिखाई नहीं देती थी। पीपुल हैग्ड एट एनी ट्री, हैग्ड एट एनी ट्री, यानी कोई भी पेड़ जो दिखाई देता लोगों को वो उसको काट डालते। दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उसकी पत्तियों को अपने जानवरों को चरा देते। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, देयर वाज नॉट एनफ ब्राउज फॉर ऑल हंग्री एनिमल्स, लेकिन इतना करने के बावजूद भी, यानी पेड़ों को काट करने के बाद में भी हंग्री एनिमल्स के लिए, यानी जो जानवर जो थे जो भूखे थे उनके लिए एनफ ब्राउज नहीं था, यानी पर्याप्त भोजन, पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं था। एंड द डॉट कंटिन्यूड फॉर 8 सक्सेसिव ईयर्स, और ये जो डॉट थी वो लगातार 8 सालों तक चलती रही, यानी ये जो सूखा और जो अकाल था वो कंजिक्यूटिव 8 ईयर्स, यानी बिना गैप के, यानी लगातार एक के बाद दूसरी साल, और इस तरह 8 साल तक ये सूखा यानी अकाल पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वाज जम्बाजी, यानी जम्बाजी कितने बड़े थे या कितने
साल के थे व्हेन द ग्रेट डिसास्टर, जब ये बहुत बड़ी मुसीबत आई, आपदा आई, ओवरटुक द होल रीजन, पूरे ही क्षेत्र में, यानी पूरे क्षेत्र में जब ये भयानक रूप की विपत्ति आई तो उस वक्त जंबाजी कितने साल के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हेन जंबाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, यानी जंबाजी उस समय सिर्फ 25 साल के थे। तो यही लाइन आपका आंसर है। तो ये पूरा सेंटेंस आप लिख दें, व्हेन जंबाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड ए ग्रेट डिसास्टर ओवरटुक द होल रीजन। व्हेन जंबाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड ए ग्रेट डिसास्टर ओवरटुक द होल रीजन। अब देखिए नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, यानी ड्रॉट के पहले साल जानवरों ने क्या खाया। तो बिल्कुल इसमें ही आया है कि पहले साल जानवरों ने जो है स्ट्रा ऑफ बाजरा खाया था, यानी दे कुड, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज, यानी घरों में जो स्टोर करके जो रखा था बाजरा की स्ट्रा, वो उन्होंने पहले साल में खाई। अब थर्ड वन देखिए, वाई वाज द सेकेंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर, यानी दूसरी जो साल थी वो पहली साल की तुलना में ज़्यादा ख़राब क्यों थी। तो ज़्यादा ख़राब इसलिए थी कि देयर वाज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग, अब एक घास का पत्ता भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता था एनीवेयर, कहीं भी। यानी अब बाजरा की जो कड़प थी वो तो बीत गई, और खेतों में एक घास का तिनका भी नहीं था खाने के लिए। तो अब ये जो सेकंड ईयर थी वो और ज़्यादा ख़राब थी। ये देखिए आप फोर्थ वाला, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज में से वह शब्द तलाश कीजिए विच मीन्स, जिसका अर्थ ये होता है शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल यानी बरसात की कमी। तो बरसात की कमी को क्या कहते हैं, एक शब्द में आंसर देना है तो ये ड्रॉट, ये जो ड्रॉट शब्द है ये बरसात की कमी को दिखाता है, अकाल, सूखा, यानी कम, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। तो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल के लिए ये बिल्कुल जो है एप्रोप्रिएट वर्ड है, ड्रॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया, और इस तरह हमको पैसेज हल करने परीक्षा में जो आएंगे बड़े ध्यान के साथ, और इस तरीके से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आपको करना है, और वो 30 से 40 शब्दों की सीमा में आपको करना है, 30 से 40 वर्ड की सीमा में आपको करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन इनमें से 4 नंबर का है। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें अथवा में के साथ 2 क्वेश्चन हैं इनमें से, यानी आपके पास यू हैव 2 ऑप्शंस, यू हैव ऑप्शंस हियर, यानी आप इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न कर सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन तो ये है, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन। और ये क्वेश्चन आया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम के चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ग्रिफिन जो है कुछ ज़्यादा ही कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो ये आपको समझाना है। इसके अलावा अथवा में दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा इस तरीके से, हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ, यानी आप कैसे कह सकते हो कि हरी सिंह एक जो है सक्सेसफुल थीफ था, एक सफल चोर था। और ये क्वेश्चन आया आपका द थीफ्स स्टोरी में से। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से जैसा भी आपको प्रश्न आ रहा हो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी आंसर शीट में उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों का ही आंसर आपको नहीं देना। ऐसी स्थिति में आपके दोनों के ही नंबर काट लिए जाएंगे। तो जहाँ भी अथवा में कोई प्रश्न आ रहे हों तो उनमें से हमको सिर्फ एक ही हल करना है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैं दोनों ही क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से ग्रिफिन वाला, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ग्रिफिन वाला आंसर। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन, एंड ग्रिफिन एक ज़्यादा ही लॉलेस पर्सन था, कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो इसको समझाना है। तो ये इसका मैंने आपके लिए ये आंसर यहाँ पर लिखा है। आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लें, याद रख लें, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए।
तो आंसर देखिए आप, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था, बट ही यूज्ड हिज डिस्कवरी, लेकिन इसने अपनी जो डिस्कवरी थी, जो खोज इसने की थी, क्या खोज की थी इसने? ऑफ बीइंग इनविजिबल, अदृश्य होने की खोज, यानी ये अदृश्य हो जाता था। तो इस खोज इन डूइंग विकिड थिंग्स, तो इसने अपनी इस खोज का जो यूज है वो विकिड थिंग्स यानी दुष्टतापूर्ण काम करने में किया। ही, जैसे क्या क्या काम किए इसने? ही सेट द फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, इसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। ही स्टॉल थिंग्स फ्रॉम शॉप्स, इसने दुकानों से चीज़ों को चुराया। ही स्टॉल क्लर्जी मैंस मनी एंड अटैक्ड पीपल, इसने जो पादरी था उसका धन चुरा लिया गायब होकर के, और अटैक्ड पीपल यानी लोगों के ऊपर हमला भी इसने किया। तो इस तरह इसने अपनी ये जो डिस्कवरी थी उसका बहुत ही अनुचित फ़ायदा उठाया। तो ये बहुत ज़्यादा, इस बात को हम समझ सकते हैं कि बहुत ही लालच पर्सन था। तो और ये आपका सेकंड वन देखिए, इसमें अथवा में जो क्वेश्चन आया था, अथवा में आपके आया था कि भाई हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वाज एक सक्सेसफुल थीफ, कि हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ, कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हरी सिंह एक सक्सेसफुल थीफ था, एक सफल चोर कैसे था? तो सफल चोर वो इसलिए था बिकॉज ही वाज वेरी एक्सपर्ट, क्योंकि ये जो हरी सिंह नाम का आदमी था वो बहुत ही एक्सपर्ट था इन स्कैनिंग हिज विक्टिम्स, यानी अपने शिकारों को पहचानने में, यानी बहुत शिकारों को पहचान लेता था ये। ही टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और हर महीने ही अपना नाम बदल लेता अपने नाम को, सो दैट, जिससे कि पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे कि पुलिस और इसके जो पुराने एम्प्लॉयर्स थे माइट नॉट कैच हिम, जिससे कि इसको वो पकड़ नहीं पाएँ। तो इस तरीके से ये बड़ा ही चतुर और सक्सेसफुल व्यक्ति था, चोरी करने में माहिर था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी 30-40 शब्दों की सीमा में ही आपको उत्तर लिखना है, और कोई सा एक करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उनमें से कोई सा एक। और ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ भी आपके सामने ये 2 ऑप्शन है अथवा में। तो पहला आपका जो क्वेश्चन आया वो है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल, यानी नूडल का आपको एक चरित्र चित्रण करना है, और ये क्वेश्चन आया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। और दूसरा जो क्वेश्चन आया अथवा में वो है हाउ डू द एनिमल्स कीप देम सेल्फ फिट, यानी जानवर अपने आप को जो है फिट यानी स्वस्थ कैसे रखते हैं, और ये क्वेश्चन आया पॉजिटिव हेल्थ में से। तो हम दोनों ही क्वेश्चनों का यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हल करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और पहले वाला देखते हैं, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल, एंड नूडल का करेक्टर स्केच हम देखेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, नूडल वाज ए वाइज पर्सन, ये नूडल जो था एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वाज एन अप्रेंटिस टू द थिंक टैंक, ये थिंक टैंक का एक अप्रेंटिस था यानी प्रशिक्षु था ये। ही वाज ए मैन ऑफ नॉलेज, ये बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानवान आदमी था। ही टेल्स दैट द बुक्स आर नन अदर देन बट सम शॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और उसने ये बात भी बताई थी अपने मालिक थिंक टैंक को कि ये जो किताबें हैं ये जो है एक प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, और कुछ नहीं है। जैसा कि थिंक टैंक ने ये बताया कि ये सैंडविच है, तो ये सैंडविच नहीं है, बल्कि नूडल ने ये समझाया अपने मालिक को, थिंक टैंक को, कि भाई ये जो किताबें हैं ये कम्युनिकेशन की डिवाइस है, यानी संबंध स्थापित करने वाले कोई यंत्र हैं। तो इस तरह बता करके इसने अपनी बुद्धिमत्ता स्थापित की थी। तो ये जो है इस तरीके से हम इसका करेक्टर स्केच यहाँ पर लिखेंगे। और 23 में ही अथवा में ये दूसरा जो क्वेश्चन आया वो हम यहाँ हल कर रहे हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, हाउ डू द एनिमल्स कीप देम सेल्व्स फिट, यानी जानवर अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, दे मॉनिटर देयर बॉडीज़ एंड फॉलो द बॉडी सिग्नल्स, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो अपने बॉडी सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं और
इसके अलावा जो बॉडी सिग्नल्स होते हैं उनका पालन भी करते हैं, यानी शरीर जिस तरह का संकेत देता है वैसा ही ये काम करते हैं। जैसे इसके अलावा विल्ड एनिमल्स लिक सॉइल्स रिच इन साल्ट्स। इसके अलावा ये जो विल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी वाइल्ड एनिमल जो होते हैं, जंगली जानवर, ये ऐसी ज़मीन को चाटते हैं जहाँ नमक ज़्यादा होता है। और ये नमक वाली ज़मीन को इसलिए चाटते हैं, मिट्टी को इसलिए चाटते हैं, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट नीडेड बाय देयर बॉडीज़। यानी उनके शरीर के लिए जो ज़रूरत होती है एग्जैक्ट अमाउंट की, यानी जो पर्याप्त, जो सही सही मात्रा में साल्ट की जो ज़रूरत होती है उसको उनके शरीरों को, तो उसकी पूर्ति के लिए ये जो जानवर होते हैं ये ज़मीन को चाटते हैं, मिट्टी को, नमक वाली मिट्टी को ये ज़मीन को चाटते हैं, ऐसी ज़मीन को, ऐसी मिट्टी को जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, रिच हो। इसके अलावा दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड डू नॉट ओवर ईट। इसके अलावा जानवर जो होते हैं वो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही खाना खाते हैं, मतलब भोजन करते हैं, चारा खाते हैं, और ओवर ईट नहीं करते, ज़्यादा नहीं खाते हमारी तरह। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। यानी नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कोई सा एक आपको करना है 30 से 40 शब्दों की सीमा में। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 4 नंबर का है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें आए हैं, पहला ये और दूसरा ये अथवा में, और दोनों में से कोई सा एक आपको करना है। तो पहला आप देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड। यानी एल्डर बॉय जब घर में खाली हाथ आया तो क्या घटना घटित हुई। तो ये आपके क्वेश्चन आया फीस्ट ऑफ द डेड। फीस्ट ऑफ द डेड नाम के पाठ में से ये लिया गया है। इस अथवा में दूसरा क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। और ये क्वेश्चन आया आपके रिजोल्यूशन नाम के लेसन में से। तो हम दोनों ही क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22। तो पहला देखिए आप, व्हाट हैपेंड आफ्टर द एल्डर बॉय, क्या हुआ एल्डर बॉय के आने के बाद में, रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, यानी जब वो खाली हाथ घर वापस आया। तो ये रहा आपका आंसर। ही फेल आइसी कोल्ड, यानी जब वो वापस आया तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी, यानी अपने आप उसका शरीर जो है बर्फ़ की तरह हो गया था। एंड हैड टू गो टू बेड, और उसे खाट में पड़ना पड़ा, यानी सोना पड़ा। ही गॉट फीवर, और हुआ ये कि उसको बुखार हो गया। हिज मदर बिकेम रेस्टलेस, और जब बच्चे को बुखार हो गया तो उसकी माँ जो थी वो रेस्टलेस हो गई, बेचैन हो गई। सी प्लानेड टू सेल कवर, तब उसने चादरें बेचने का प्लान बनाया, योजना बनाई। टू गेट मनी, धन प्राप्त करने के लिए। फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए। हर यंगर सन आस्केड हर, लेकिन उसके छोटे बेटे ने तब अपनी माँ से ये पूछा, छोटे बेटे ने उसकी माँ से ये पूछा कि इफ़ हिज ब्रदर वुड डाई, यानी छोटा जो उसका लड़का था, उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या भाई मर जाएगा। बिकॉज आफ्टर हिज डेथ दे वुड गेट फूड अगेन, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उनको खाने को भोजन मिलेगा फ्रॉम द वाइट हाउस से। तो इस तरह ये घटना जो है घटित हुई थी। और अब हम इसी का जो सेकंड वन है, अथवा में जो क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ ये होता है बच्चों कि कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी बरसात का पानी जो छत के ऊपर इकट्ठा होता है, छत के ऊपर आता है, उसको स्टोर करना अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, आगे उपयोग के लिए। यानी बरसात के पानी जो छत पे गिरता है उसको नीचे ज़मीन के अंदर संग्रहित करना
और संग्रह करके बाद में उसका यूज़ किया जाए। इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और इफ़ दिस ह्यूज अमाउंट, और यदि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ये जो पानी का ह्यूज अमाउंट है, जो बड़ी मात्रा है, कैन बी स्टोर्ड, यदि इसको स्टोर किया जा सके, तो इट विल स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्रेशन। तो इससे ये होगा कि हमारा जो ज़मीन का जो पानी का स्तर है, जो कमी है, वो कम हो जाएगी, यानी पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है वो थोड़ा रुक जाएगा। इट विल आल्सो रेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, और गिरता हुआ जो पानी का स्तर है वो भी ऊपर बढ़ेगा। एंड विल इंक्रीज़ वाटर सप्लाई, और इससे पानी के वितरण, पानी का जो वितरण है उसमें भी वृद्धि होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये सेक्शन सी पूरा होता है, और अगले वीडियो में हम सेक्शन डी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।